सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पार्ट 16 जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। और इस पाठ के लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। पाठ का परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने ओस की एक बूंद के बारे में बताया है कि वह कैसे निर्मित होती है, मतलब ओस की बूंद कैसे बनती है, उसका अस्तित्व व जीवन क्या है, कैसे सूर्य के उदित होते ही उसे भाप बनकर उड़ना होता है, अर्थात अपना अस्तित्व समाप्त करना होता है। लेखक ने वैज्ञानिक तथ्य व कल्पना के सामंजस्य से ओस की बूंद के जीवन को दर्शाया है। पाठ देखते हैं। लेखक आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक एक बेर की झाड़ी से हाथ पर उसके ओस की एक बूंद आ गिरी। बूंद लेखक की कलाई से सरककर हथेली पर आ गई। लेखक ने महसूस किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज़ आ रही है। ध्यान से लेखक ने सुना तो पाया कि वह आवाज़ उसी ओस की एक बूंद से आ रही है। अब लेखक उस सुनो सुनो की आवाज़ को अनसुनी ना कर सका, मतलब उसको वह आवाज़ सुननी ही पड़ी। जब लेखक ने उसको कहा कहो, तो बूंद खुश हो गई और उसने खुशी से कहा, मैं ओस हूँ जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं, तथा मैं बेर के पेड़ पर से आई हूँ। लेखक ने जिज्ञासावश पूछा, क्या पेड़ में फव्वारा है? लेखक के अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि ये पेड़ पृथ्वी से असंख्य जल कणों को खींच लेते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों असंख्य जल कणों को अपने अंदर खींच लेते हैं। कुछ बूंदों को तो वे पूरी तरह खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर कर देते हैं। यानी कि पेड़ जब पानी को अपने अंदर खींचते हैं तो जितनी उनको आवश्यकता होती है वो पानी वो अपने पास रख लेते हैं और बाकी वो बाहर निकाल देते हैं। पेड़ों को बड़ा करने में इन करोड़ों जल बिंदुओं ने अपने प्राण नष्ट किए हैं। यानी कि जब ये जल बिंदु जल पेड़ों के अंदर जाते हैं तो पेड़ों को इनसे बड़ा होने में सहायता मिलती है और बूंद अपने प्राणों को पेड़ पर न्यौछावर कर देती है। बूंद ने कहा कि वह भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घोलकर आनंद से घूम रही थी कि एक दिन दुर्भाग्य से उसका शरीर एक पेड़ के रोए से छू गया। रोए ने उसे अपनी ओर अंदर खींच लिया। पेड़ के जो जड़ के रोए होते हैं ना, आपने देखा होगा, धरती के अंदर से धागे जैसे कुछ निकलते रहते हैं, तो वो पेड़ के रोए होते हैं। तो पानी को वो अपने अंदर उन्होंने खींच लिया और एक अंदर कोठरी में बंद कर दिया। पेड़ के अंदर एक कोठरी नुमा जगह होती है, वहाँ पर वो पानी को स्टोर करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। और वह बहुत संकरी जगह थी। संकरी अर्थात बहुत घिच पिच वाली जगह थी। बहुत कम मतलब जगह मिल रही थी उनको अंदर घूमने के लिए, और जहाँ हजारों बूंदें एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ती जा रही थी। यह जो कहानी है ये बूंद सुना रही है अपनी कहानी लेखक को। अब बूंद क्या बताती है कि एक दूसरी बूंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। बूंद ने बताया कि सूर्य के प्रकाश से ही उसके अंदर उड़ने की शक्ति आती है और जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक लेखक को उसकी रक्षा करनी होगी। अर्थात जैसे कि बूंद पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ जाएगी, मतलब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी। इसीलिए वह लेखक को कह रही है कि जब तक मैं तुम्हारे हाथ पर हूँ तुम मेरी रक्षा करो, मुझे फिसलने मत देना, सूर्य के निकलते ही मैं उड़कर चली जाऊंगी।
लेखक द्वारा इस आग्रह को स्वीकार करने के बाद बूंद ने कहा कि अपनी हथेली पर उसे रोक के रखो। उसकी रक्षा करने में लेखक का हाथ कहीं दर्द न करने लगे, इसीलिए वह अपनी कहानी लेखक को सुनाने लगी, ताकि लेखक उसकी कहानी को सुनते हुए उसके हाथ में दर्द ना हो। बूंद ने बताया कि उसके पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हाइड्रोजन और ओशजन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं, ये बूंद के पूर्वज हैं। यानी कि बूंद की जो उत्पत्ति हुई है वो किस किस से हुई है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये बूंद के पूर्वज हुए, समझे बच्चों? तो बूंद ने बताया कि जो उसके पूर्वज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें हैं, सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मतलब जो सौर मंडल है जो वहाँ पर ये लपटों के रूप में थी, और उसके जो पूर्वज हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो बड़ी प्रसन्नता से घूमते हुए सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक बार तेज चमकता हुआ पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर अलग हो गया। सूर्य से टूटा हुआ वह भाग अत्यधिक खिंचाव सहन न कर पाया। सूर्य से जैसे टुकड़ा अलग हो गया तो वो सूर्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था वह टूटा हुआ टुकड़ा, लेकिन उसे ज़्यादा वह खींच नहीं पाया और वह कई टुकड़ों में बट गया, और उसी का एक टुकड़ा पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। समझो बच्चों, जैसे मतलब जब सूर्य से उसका एक टुकड़ा अलग हो गया सूर्य का, तो वह अलग होकर गिर गया जैसे, मतलब, और उस पर पानी की बारिश होती रही हजारों वर्षों तक। तब इतना गर्म था वो कि उस ठंडा होते होते उसको कई हजारों वर्ष लग गए, और वही आज हमारी पृथ्वी है। ये एक सूर्य का टूटा हुआ टुकड़ा ही है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के रूप में निर्मित यह भाग अत्यधिक गर्म था और आग के गोले के रूप में था, जो धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल का निर्माण हुआ। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया हुई तो जल की उत्पत्ति हुई, बूंद की उत्पत्ति हुई। बूंद ने बताया कि वह प्रारंभिक अवस्था में भाप के रूप में थी, जो धीरे धीरे ठंडा होते हुए ठोस बर्फ के रूप में बदल गई। चारों ओर फैले बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती तो सौंदर्य खिल उठता था। ऐसा कई लाखों वर्षों तक चलता रहा। बूंद ने बताया कि समय के साथ साथ नीचे दबे बर्फ पर ऊपर का इतना अधिक दबाव पड़ा कि नीचे का बर्फ पिघलने लगा, जिससे वे सब उनके तरल शरीर पर फिसलने लगी। फिसलती हुई वे सागर में मिल गई। कौन मिल गई? बूंद। वहाँ गर्म जलधारा से भेंट होने पर उनका ठोस शरीर भी पूरी तरह तरल होकर समुद्र में मिल गया। बूंद ने देखा कि समुद्र के खारे जल में बड़े ही विशाल विशाल जानवर थे। गहरे समुद्र में घनघोर अंधेरा था। वहाँ अनेक प्रकार की मछलियाँ, घोंगे, कछुए आदि के साथ साथ अनेक पेड़ पौधे, पहाड़, घाटियाँ भी थी। कई सुस्त व आलसी जीव वहाँ अपना डेरा डाले बैठे हुए थे। काफ़ी वर्षों तक समुद्र की गहराइयों में रहने के बाद बूंद की इच्छा उससे बाहर निकलने की होने लगी। यानी कि अब बूंद नीचे रहते रहते ऊब चुकी थी, अब वह बाहर आना चाहती थी, पर वहाँ से ऊपर आना संभव नहीं था। इसीलिए बूंद एक चट्टान में घुस गई। वहाँ से वह पृथ्वी के एक खोखले भाग में अन्य बूंदों के साथ इकट्ठी हो गई। पृथ्वी में क्या क्या है, यह जानने की उत्सुकता के कारण बूंद आगे बढ़ी।
तो उसने देखा कि एक जगह अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बह रही हैं। तेज गर्मी के कारण कई बूंदें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गई। लेकिन इस बुद्धिमान बूंद ने अपना रास्ता बदल लिया। वह एक ऐसे भाग में पहुंच गई जहां जोर का धड़ाका हुआ और वह अन्य बूंदों के साथ आकाश में उड़ गई। यह ज्वालामुखी था जिससे धरती के अंदर की रेत, धुआं, पिघली हुई धातुएं एवं आग की तेज लपटें निकल रही थी। ज्वालामुखी फटने के साथ बूंद जब बाहर निकली तो उसे भाप का दल मिला, यानी कि भाप का समूह मिला। मतलब बहुत सारी भाप एक जगह थी, इकट्ठी थी, वो मिली। और इन्हें आंधी ने खूब इधर उधर घुमाया। मतलब आंधी चल रही थी और जो ये भाप थी ये इधर उधर घूम रही थी। बहुत से जलकण भाप बनकर भारी बादल के रूप में परिवर्तित हो गए। मतलब बहुत से जो जलकण बिंदु थे वो पहले भाप बने और फिर भाप बनकर वो बादल में बदल गए और बूंदों के रूप में फिर धरती पर आ गए। जब तुमने देखा होगा जब बादल बनते हैं तो फिर बारिश होती है, तो बादल बनने के बाद क्या वो बारिश हुई और वो बारिश के रूप में फिर धरती पर आ गए। बूंद जलकण के रूप में पहाड़ पर गिरी। अब जब बारिश हुई तो वो एक पहाड़ पर गिरे और फिर पहाड़ से मैली कुचैली होकर, यानी कि मिट्टी में रोंदती हुई इधर उधर पत्थरों पर कूदने लगी। और इसमें उसे बहुत आनंद मिला इस काम में। मतलब जब वो पहाड़ों पर इधर उधर चट्टानों पर कूदने लगी तो उसे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही थी। समतल धरती को देखने की चाहत में बूंद नदी की एक छोटी धारा में मिल गई। मतलब वह समतल धरती को देखना चाहती थी तो वो एक नदी के साथ साथ चलने लगी। एक दिन उसने एक ऊंची मीनार में काली काली हवा निकलते देखी। उसे देखने की इच्छा से वह आगे बढ़ने पर एक नल के द्वारा अपनी ओर खींच ली गई। मतलब एक नल ने उसको अपने अंदर खींच लिया। कई दिनों तक वहाँ फंसने के बाद वह एक दिन टूटे हुए नल से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वह धरती में समा गई और घूमते घूमते बेर के पेड़ के पास पहुँची, जहाँ से वह बेर के पत्ते पर आ टिकी। बेर के पत्ते से लेखक की हथेली पर आ गिरी और ओस की बूंद अपनी पूरी कहानी कह चुकी थी। तब तक सूर्य भी निकल आया था। सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंद धीरे धीरे घटते हुए और पूरी तरह आँखों से ओझल हो गई। अर्थात जो ओस की बूंद थी वो सूर्य के निकलते ही फुर्र से भाप बनकर उड़ गई। धन्यवाद बच्चों।